अस्सलाम वालेकुम, दिस इज महक सबा एंड यू आर वाचिंग एमएस केमिस्ट्री। आज हमारा फेडरल केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है कोल। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सोर्स है। तो किस तरीके से कोल हमें मिलता है फ्रॉम ट्रीज। तो कोल इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकेइंग ऑफ ट्रीज बेरिड अंडर द अर्थ क्रस्ट, यानी जो ट्री का हिस्सा जमीन के अंदर धंसा हुआ होता है उसको डीके करके, यानी उसको आप क्या कह सकते हैं, हम डीके का मतलब ये है कि उसकी डिस्टिलेशन करें, आप डिस्ट्रक्ट करें उसको, डिस्टिलेशन नहीं डिस्ट्रक्ट करें, डीके करें, उसको तोड़ें। ये कहा जा सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर देने देकर आप उसको डीके कर सकते हो ट्री को जो कि बेरिड है अंदर। और फिर उस जो ट्री से मटेरियल आपको मिलेगा उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोल के अंदर। इनके अलग प्रोसेस हैं। बहरहाल जब आपको कोल मिल जाएगा ट्रीज से तो फिर हम उसकी करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टिलेशन जो है वो सेपरेशन टेक्निक होती है। सेपरेशन टेक्निक ऐसे होती है कि आप के पास कोई भी फनल बीकर के अंदर या ग्राउंड बॉटम फ्लास्क हो, उसके अंदर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जो कि मिक्सचर है और उसको हमें सेपरेट करना है, तो हम उसको हीट करेंगे और फिर वो चीजें जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से एवापोरेट होंगी और दोबारा जाकर कंडेंस होकर किसी और पॉइंट से आपके पास कलेक्ट हो जाएंगी। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो चीज आपके पास है उसको आप बाकायदा वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। डिस्ट्रक्ट का मतलब है कि वो टूट जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब उसका खात्मा हो जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर। तो है वो भी डिस्टिलेशन ही। व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी इसको हम एयर की प्रेजेंस में हीट नहीं करेंगे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के लिए आपको करना पड़ेगा एब्सेंस ऑफ एयर में। तो हमें कोल को जो हीट करना होगा वो एब्सेंस ऑफ एयर में करना होगा और वहां पर जो टेम्परेचर आपको रखना होगा वो 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज कन्वर्टेड इनटू अ कोल जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेट होने के बाद जो है वो इन चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा, कोक में, कोल गैस में और कोल तार में। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन जब हम इनको हीट मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कोल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है और उससे सिंपलेस्ट जो है वो कोल गैस एंड कोल तार है। इन द एंड में आपको गूगल करके दिखा दूंगी, तो यहाँ आप खुद देख लीजिएगा कोल गैस और कोल तार की शेप्स कैसी हैं और किस तरीके से दिखते हैं। कोल तार कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कोल तार के पास भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करते हैं। अब वो जो वर्ड है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि डिस्टिलेशन हो रही है फ्रैक्शंस के अंदर। फ्रैक्शंस के अंदर कैसे होगी कि जैसे अगर मैंने आपको बताया डिस्टिलेशन जो है उसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मिक्सचर है तो उसके अंदर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के कंपाउंड्स मौजूद हैं। एक फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई एक कंपाउंड है जो कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा है, कोई ऐसा है जो कि 100 पर हो रहा है, कोई ऐसा है जो कि 120 पर हो रहा है। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, यानी इजीली आप जो है वो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये देख सकते हो कि कौन से टेम्परेचर पर कौन सा जो कंपाउंड है वो एवापोरेट हुआ है। लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है उसके अंदर जो कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर किसी का 78 होता है तो दूसरे का 79 होगा, या उससे भी कम के एक का 78 है दूसरे का 78.5 है। तो यहाँ पर हमें बाकायदा थर्मोमीटर पर कड़ी नजर रखनी होती है कि किस टेम्परेचर पर कौन सा कंपाउंड एवोपरेट हो रहा है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में सिर्फ यही फर्क है कि डिस्टिलेशन के अंदर जो आपके पास मिक्सचर होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा फर्क होता है, और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उनके बॉइलिंग पॉइंट, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं किसी मिक्सचर की तो उसके अंदर उस मिक्सचर के अंदर जितने कंपाउंड्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। द टोटल coal reserves of Pakistan are estimated by the Geological Survey of Pakistan to be 184 billion tons। इस बात को छोड़ दें। और कोल, उसके बाद है कोल की जो उन्होंने की है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब कोल की होगी तो आपको कौन कौन सी चीजें मिली हैं? कोल गैस मिला है, अमोनिकल लिक्वर। अमोनिकल लिक्वर यानी ये भी इसी की है, इसी की सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें आपको लिक्विड की फॉर्म में अमोनिया का एक सॉल्यूशन मिल रहा होता है। और कोल तार, कोक और फिर कार्बन गैस। उसके बाद जब आप इस कोल गैस की दोबारा से डिस्टिलेशन कोई करोगे, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, बेंजोल कोल गैस, मतलब मजीद जो है कोल गैस को क्रूड कोल गैस है। ये क्रूड कोल गैस का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। फिर जब आप इसको मजीद प्यूरिफाई करोगे तो आपको जो है वो प्योर कोल गैस मिल जाएगी, और प्योर कोल गैस जो है वो मीथेन होती है। आपके पास साइनाइड सल्फर कंपाउंड्स भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं।
ठीक, उसके बाद जब हम कोल की ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, इसी की कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यहाँ से जो आपको चीजें मिली हैं इन्होंने डायरेक्ट यहाँ से लाइन लगा दी है, लेकिन असल में ये कोल तार है। ये जो लाइन है ये कोल तार की हो रही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ना कि कोल की। तो ये लाइन यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ से आएगी। ठीक है, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट कंपाउंड मिलेंगे, बेंजोल, टोलीन, जाइलीन, नेप्थलीन, फिनोल्स, मैनी अदर कंपाउंड्स। ये सारे जो हैं जितने भी मैंने नाम लिए हैं अभी ये लिखे हुए हैं येलो कलर में, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये सब हमें कहाँ से मिले? ये सब हमें मिले प्लांट से। प्लांट से क्या मिला? कोल। फिर कोल से क्या मिला आपको? कोल तार। और फिर कोल तार की जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तो हमें ये सारे सिंपलेस्ट कंपाउंड्स मिल गए। उसके बाद हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंपोजिशन, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनकी कंपोजिशन के अंदर कार्बन जो है वो आपका एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट जरूर होगा। कार्बन के बगैर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद जो सेकंड है इसका, उसमें है कंबशन। कंबशन जो है वो ये होती है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब जलते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ये एक मेन इनका रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि ये कंबशन रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि कंबस्टाइल इन नेचर होते हैं, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर हाई परसेंटेज मौजूद होगी कार्बन की, वो कंबस्टाइल इन नेचर जरूर होंगे। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज्यादा लो होता है। बहुत ज्यादा लो इसलिए होता है क्योंकि इनके पास जो बॉन्डिंग सिस्टम होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होती है, यानी कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ कभी भी बॉन्ड बनाता है तो वो आयोनिक नहीं हो सकती है, वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। तो जब भी जो भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं वो आयोनिक बॉन्ड से वीकर होती हैं, और वीकर जब भी बॉन्ड्स बनती हैं, जो भी जिस भी कंपाउंड के अंदर वीक बॉन्ड होगी ऑफ कोर्स उसके पास जो है वो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो भी होगा वो लो होगा। और ज्यादातर ये वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब है कि अगर आप इन्हें रखोगे तो ये उड़ सकते हैं, मतलब इनका मास जितना होगा अगर आप इन्हें हवा में रखोगे तो हवा से ये एवापोरेट हो जाएंगे और इनका मास फाइनली जो है वो कम हो जाएगा। वॉलेटाइल मतलब जो कि अपना मास बरकरार ना रख सकता है। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी भी वो वाला रूल आपने पढ़ा होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, उसी की तरीके से वो रूल 100% एक्यूरेट नहीं है लेकिन काम करता है। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इनकी, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो ये, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर में कभी भी डिजोल्व नहीं होंगे, या अगर होंगे भी तो उनकी जो है वो सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी। तो ये ज्यादातर किस में होते हैं? सॉल्युबल नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी हैं उनके अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जैसे कि अल्कोहल है, इथर है, बेंजीन है, ये अल्कोहल इथर बेंजीन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ इन्हीं के अंदर अपनी सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। वाटर के अंदर ये जो है वो लेस सॉल्युबल होते हैं। ठीक, उसके बाद है इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो आपको पता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो क्या था? लो, और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका लो था। तो ज्यादा अगर हम इनको हीट करेंगे तो फिर ये डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पर, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेबल ज्यादा नहीं होते हैं, ये हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि वो जो है वो सेपरेट हो जाते हैं चार्जेस में। फॉर एग्जांपल जो NaCl है आपके पास वो टूट जाता है Na+ एंड Cl नेगेटिव में। तो ये जो आयोनिक कंपाउंड्स है, यहाँ पर भी चार्जेस आ गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्जेस होती हैं, तो दैट्स वाई जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, चाहे वो फ्यूज स्टेट हो या सॉल्यूशन फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, यानी वो अगर हम उन्हें पिघला भी दें वो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इनके सोर्स की बात की जाए तो सोर्स जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनका जो मेन सोर्स है वो प्लांट और एनिमल का ही है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन भी इनका स्लो होता है, और इनको स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, यानी इनको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। और इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों होता है? वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं और इनके पास कोई आयोनिक कंडीशन नहीं होती है, चार्जेस नहीं होती हैं, दैट्स व्हाई इनके जो रिएक्शंस हैं वो भी स्लो होते हैं।